गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मस्त टॉपिक लाया हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज। लेसन नंबर 1 का नाम है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। और आज बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपने शायद ही इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टोरी सुनी होगी, हिस्ट्री सुनी होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे पहली बार कब चर्चा हुई थी उसकी बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ट्रांसफर कैसे होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यह सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से आप फटाफट रफ और पेन लेकर के तैयार हो जाओ। सभी बच्चे JEE नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड और CBSE की पढ़ाई करने वाले बच्चे, जो भी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले सभी बच्चों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए और अच्छी तरह से सीखते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत अच्छी आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, उसको आप लिंक दी गई है, क्लिक करना। सस्ता और अच्छा सामान है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, आज से 2500 साल पहले 25 इयर्स एगो एक साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं, फिलोसफर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिलोसफर। फिलोसफर है थेल्स, यूनान के थे वो थेल्स। उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, देखा, ऑब्जर्व किया कि एम्बर, याद रखना, एम्बर का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखना। एम्बर एक सब्सटेंस होता है, एम्बर से ही इलेक्ट्रिसिटी आया, याद रखना, बता दे रहा हूं। एम्बर एक सब्सटेंस है, उसको उन्होंने देखा कि जब ऊल के ऊपर, ऊल स्वेटर पहनते ठंडक में, स्वेटर उलन होता है, ऊल के ऊपर उन्होंने देखा कि जब फ्रिक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एम्बर क्या करता है, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को, कागज के टुकड़ों को, हल्के हल्के घास फूस के छोटे तिनकों को, वो क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। यह बात बहुत बड़ी थी, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को तवज्जो ही नहीं दिया। 2000 साल तक, 2000 ईयर्स तक यह बात दबी रही। 1600 सेंचुरी में फिर इस बात को उठाया। किसने उठाया? इंग्लैंड, याद रखना, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हैं गिलबर्ट। उन्होंने थेल्स की बातों से मोटिवेट होकर के एक्सपेरिमेंट शुरू किया। क्या शुरू किया? एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। उन्होंने पाया कि भैया एम्बर और ऊल के ही नहीं, बल्कि उन्होंने देखा कि सल्फर, लाख, सील करते हैं चीजों को, पैकेट को सील करते हैं, लाख, इबोनी एक ट्री है, याद रखना, एक ट्री का नाम है इबोनी, उसकी लकड़ी ले लिया। ग्लास पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। प्लास्टिक तो तब था ही नहीं, तो प्लास्टिक की बात कैसे कर सकते हैं? इन सारी बातों को उन्होंने लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, तो पाया यह सारी चीजें एक दूसरे से घिस देते हैं, तो वह छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट कर रही हैं। उन्होंने इस बात को बताया कि जो ये अट्रैक्शन हो रहा है छोटी छोटी चीजों का, उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रीफाइड। क्या नाम दिया दोस्तों? इलेक्ट्रीफाइड। यानी जो ऑब्जेक्ट खींच देते थे उसको बोलते थे इलेक्ट्रीफाइड हो गई, और वह चीजों को अट्रैक्ट करती थी। इलेक्ट्रीफाइड हो गई, चीजों को अट्रैक्ट करती थी। इलेक्ट्रीफाइड जिस प्रॉपर्टी के कारण, रीजन से वह बॉडी अट्रैक्ट करती थी दूसरी चीजों को, उसको नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। पहली बार याद, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था कि एम्बर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के अंदर आ जाती है, चीजों को अट्रैक्ट करती है, तो लोगों ने मिल करके, कई लोगों ने मिल करके उसको नाम दिया कि बॉडी इलेक्ट्रीफाइड जो हो रही है उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉडी चार्ज एक्सेप्ट कर रही है। क्या कर ले रही है? चार्ज एक्सेप्ट कर रही है, यानी बॉडी रिचार्ज हो जा रही है। अब तो सभी लोगों के अंदर यह एक मोटिवेशन मिला कि इसमें कुछ काम करना चाहिए गिलबर्ट की बातों को लेकर। फिर लोग शुरू हो गए, लोगों ने देखा कि इबोनी की रॉड को कैट की स्किन के ऊपर अगर फ्रिक्शन करते हैं तो वह भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, और एक छोटे से धागे से, डोरे से, यान से उसको बांध करके इसे लटका दिया जाए, और दोनों ही इबोनी की जो स्टिक है उसको कैट के इसके ऊपर खिसक करके पास में लाया। उन लोगों ने देखा कि यह रिपेल कर रही है। उन्होंने ग्लास की बात किया कि ग्लास को जब उन्होंने क्या किया, ठीक है, सिल्क के ऊपर खिंच करके जब लाए, फ्रिक्शन करके लाए, तो वह भी रिपेल कर रही थी। उन्होंने एक चीज और देखा कि एक इबोनी की लकड़ी ले लिया और एक ग्लास की रॉड ले लिया। उन्होंने देखा कि जब धागे से लटकाया उस पास दोनों को, इबोनी की लकड़ी को इस कैट की स्किन के ऊपर, ग्लास को सिल्क के ऊपर घिस करके फ्रिक्शन करके लटकाया, अटैक कर रहा था। अजीब सा ही यहाँ पे मिला रिजल्ट कि रिपल्सन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने इनको नाम दिया कि इनके पास लाइफ प्रॉपर्टी है, इनके पास अनलाइफ प्रॉपर्टी है। ये ग्लास है, ये इबोनी है, ये इबोनी है, ये इबोनी है, ये ग्लास है। तो यहां पर सेम प्रॉपर्टी है, यहां पर अपोजिट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, इस प्रॉपर्टी को 1750 में, 1750 सेंचुरी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखना, फ्रैंकलिन ने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पॉजिटिव और निगेटिव। क्या नाम दे दिया? पॉजिटिव और निगेटिव। उनका कहना था कि जो इबोनी पर है उसको माइनस चार्ज होता है, और जो ग्लास पर होता है उस पर क्या होता है? प्लस चार्ज। ठीक है, उन्होंने नाम बताया, नाम रख दिया और बोला कि जब माइनस माइनस साथ में आएंगे तो रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा, और प्लस प्लस साथ में आएंगे तो रिपल्सन होगा, प्लस माइनस साथ में आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यानी आइडेंटिकल चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यह बातें किसने बताई? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 सेंचुरी में बताई। इतनी बातें क्लियर हो जाने के बाद अब तो लोग टूट पड़े, अब तुरंत आ गए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पर, क्योंकि बेसिक अंदर जाते रहे, जब नॉलेज आना शुरू हो जाता है तो लोग अंदर तक घुस जाते हैं। तो अंदर की बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा ग्लास और इबोनी की लकड़ी ऐसा क्यों कर रही है। तो अब हम जाएंगे अंदर, तो आइटम के अंदर हमको क्या मिलेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम बेसिक बात करेंगे, बेसिक तो वही शुरू होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। तो अब हम बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया लोगों ने। 2 इलेक्ट्रॉन को पास में लाए तो रिपेल कर रहा था, 2 प्रोटॉन को पास में लाए, रिपेल कर रहा था, 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लाए तो अट्रैक्ट कर रहा था। अब तो लोगों सामने चमत्कार हो गया कि न्यूटन ने पहले ही बता दिया था ग्रेविटेशनल लॉ कि जब 2 पार्टिकल पास में आते हैं तो क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करने चाहिए। तो भैया इलेक्ट्रॉन को रिपेल क्यों कर रहा है, प्रोटॉन को रिपेल क्यों कर रहा है? लोग आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज लगा लोगों को कि क्या न्यूटन का लॉ गलत हो गया क्या, ये अट्रैक्शन क्यों नहीं कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, कैलकुलेशन शुरू हुआ, तो पाया कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है उसका वैल्यू, रिपल्सन की जो वैल्यू है एफआर, वह मिली उनको 2.3 10⁻⁻24 न्यूटन। ऐसे ही प्रोटॉन के बीच देखा तो रिपल्सन कितना मिला? 2.3 10⁻⁻24 न्यूटन। लेकिन जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात किया तो उनके बीच में भी
आया, लेकिन वो अट्रैक्शन आया कितना, उतना ही 2.3 10⁻⁻24 न्यूटन। और कैलकुलेशन किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में निकला कितना, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया वह आया 5.5 10⁻⁻67 न्यूटन। कितना आया दोस्तों, 5.5 10⁻�67 न्यूटन। यह आया किसके बीच में, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो अट्रैक्शन आया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मैंने यहाँ लिखा है, तो ये 10⁻24 है, 10⁻67 है। तो न्यूटन की बात तो सही थी, लेकिन वो आपको मालूम है कि जो दुनिया का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दुनिया में, नेचर के अंदर, वह सबसे कमजोर होता है, -67 की रेंज का होता है। ये कितना है, 24। इसका मतलब -24 की वैल्यू क्या हो गई, 67 से ज्यादा। इसीलिए यह फोर्स हावी रहता है, ये बेचारा छुपा रहता है। कम स्ट्रॉन्ग कौन है, रिपल्सन। अट्रैक्शन क्या है, वीक, वो दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए यह लोगों को दिख रहा था, ये छुपा हुआ था। अब लोगों ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया। फिर आप लोग एक स्टेप आगे बढ़े। क्या बढ़े, उन्होंने पाया कि जब प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है उतने ही फोर्स से, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है उतने ही फोर्स से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है उतने ही फोर्स से। यहाँ से एक रिजल्ट निकला। क्या निकला कि भैया कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन पर जो भी है वो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन दोनों पर चार्ज कैसा है, अपोजिट है। एक पर माइनस, एक पर प्लस। चार्ज दोनों का क्या है, सेम है। और दोनों पर चार्ज कितना है, सेम है, लेकिन वो अपोजिट टाइप का है। एक पर प्लस नाम दिया, एक पर माइनस। यह इसमें भी मदद किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उस टाइम पे कैलकुलेट करके पता कर लिया कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वह कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19। इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। ठीक है। अब बाद में कूलम्स ने जब इन्वेंशन किया कूलम्स लॉ की, तो उसके बाद यहाँ पर छोड़ दिया गया कूलम। क्या छोड़ दिया गया, कूलम। यानी इतना ही चार्ज प्लस में इतना कूलम प्रोटॉन पर, इतना ही चार्ज माइनस में किस पर, इलेक्ट्रॉन पर होता है। यह बातें सारी हमने आपके सामने चर्चा कर दिया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, सारी बातें। अब हम बात करते हैं चार्ज को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, डिफिनीशन कैसे दिया जाए। तो दोस्तों याद रखना, अभी तक सेटिस्फैक्ट्री किसी ने अच्छी तरह से, सेटिस्फैक्शन के साथ किसी ने अच्छी तरह से चार्ज को डिफाइन नहीं किया है। वन कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज टिल टुडे। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक किसी ने चार्ज को डिफाइन किया नहीं है। केवल उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं जो मैं चर्चा करने चल रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास की तरह चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन याद रखना, मास केवल सिंगल टाइप का होता है, चार्ज 2 टाइप का होता है। दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसीलिए सारी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है। और जितने भी चार्ज है वह अट्रैक्ट और रिपेल दोनों करते हैं, क्योंकि चार्ज 2 टाइप का होता है। भगवान न करे ऐसा कुछ हुआ होता कि मास भी 2 टाइप का होता तो बॉडी भी अट्रैक्ट और रिपेल करती, लेकिन दुनिया का निर्माण ही नहीं होता, स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, कंस्ट्रक्शन नहीं बनता, दुनिया बनती ही नहीं, नेचर ही नहीं बनता। क्योंकि ऐसा कुछ अगर हुआ होता तो बहुत सारी बड़ी बातें हो जाती, तब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, तब हम स्टडी नहीं कर रहे होते। इसलिए भगवान ने अच्छा किया, मास को सिंगल टाइप बनाया। ठीक है। अब चार्ज को 2 टाइप का बनाया, इस तरह बता सकते हो। दूसरा एक और बता सकते हो, द इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by which 2 electron or
टू प्रोटॉन रिपेल टू ईच अदर, यानी वह प्रॉपर्टी बॉडी की जिसकी वजह से दो प्रोटॉन रिपेल करते हैं और दो इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, उसको ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज बता सकते हैं। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को बता सकते हैं। डिफिनेशन तो बनी ही नहीं है, तो हम जैसे मास की अगर परफेक्ट डिफिनेशन की बात करूं, मास क्या होता है? द मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज नोन एज मास, वही परफेक्ट डिफिनेशन है। ऐसी कोई डिफिनेशन चार्ज के लिए बताई नहीं गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चार्ज को ट्रांसफर कैसे किया जाता है? देखो ट्रांसफर कैसे होता है चार्ज, ध्यान रखना। जब एम्बर को वूल के ऊपर, इबोनी की लकड़ी को कैट की स्किन के ऊपर, ग्लास को सिल्क के ऊपर, और आज आप बोल सकते हो प्लास्टिक को हेयर के ऊपर घिसने से होता क्या है? मान लो मैंने एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल लिया और हेयर का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे हेयर रखा हुआ है, हमारे बाल, और ये प्लास्टिक है। जब घिसते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है? यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, किसके अंदर? प्लास्टिक पर। तो होता क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मेजॉरिटी हो गया, मेजॉरिटी में, और यहाँ प्रोटॉन क्या हो गया? मेजॉरिटी में। यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? अभी मैंने बताया माइनस, और प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है? प्लस। इसीलिए हेयर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। हेयर गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लास्टिक गेट नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जहां प्रोटॉन बढ़ जाएंगे वहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ प्रोटॉन बढ़ा कैसे? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही उठ के चले गए। तो जाने वाला काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी याद रखना, प्रोटॉन कभी जाता नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में बंधा रहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ही फ्री रहता है, अंदर बाहर हो सकता है। तो जब घिसते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। ग्लास को सिल्क पर घिसते हैं तो बहुत सारे ग्लास के अंदर से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? सिल्क ऊपर। तो सिल्क नेगेटिव और ग्लास पॉजिटिव। इबोनी नेगेटिव, स्किन की, कैट की स्किन पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो इस तरह ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बना दी गई है, बड़ी सिंपल डिवाइस है, आप घर पे भी बना सकते हो। एक कांच का जार ले लेना है और कांच के जार के अंदर एक कार का ढक्कन जो होता है आपने देखा होगा, इस तरह लगाना है। यहाँ पे सील करके एक मेटेलिक रॉड ले लेना है, ऊपर एक कैप लगा देना है, पीतल की, ब्रास की या स्टील की या कॉपर की कैप लगा देना है, और नीचे दो एल्युमिनियम या कॉपर फाइल के छोटे टुकड़े पतले से, प्लेट देखा है, प्लेट जैसे दो पतली सी पट्टियां लगा देना है, स्ट्रिप लगा देना, स्ट्रिप बोल सकते हो। और यहाँ पर जब, और इसके अंदर पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट कर देना, हवा होनी नहीं चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एयर टाइट, अंदर हवा होनी नहीं चाहिए। तो अब जब आप किसी ग्लास रॉड, मान लो आपने सिल्क के ऊपर घिस करके लाए और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको ऐसे रॉड हाथ में लेने से पता चलेगा नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव। उस रॉड को जब यहाँ रखोगे, जब आप रखोगे ना दोस्तों, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगी तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हो करके आएगा, दोनों स्ट्रिप पर जाएगा, दोनों स्ट्रिप पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपको अभी आपने क्या सीखा? सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। दोनों प्लेट क्या हो जाएगी? इसकी बदले क्या हो जाएगी? दोनों प्लेट दूर दूर हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। दूर दूर होने का मतलब क्या हो गया? दोनों प्लेट में रिपल्सन हो गया, यानी जो प्लेट इस तरह से स्टिक थी अभी वो दूर हो गई। दूर जब हो जाएगी तो हम बाहर से देखते रहेंगे कि कांच की बोतल लिया था ट्रांसपेरेंट, तो बाहर से हम बोलेंगे कि ये रॉड हमारी क्या है? चार्ज है। अगर इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों स्ट्रिप ऐसे ही रहेंगी, तो इसका मतलब यह क्या है? अनचार्ज है। तो इस तरह हम एक डिवाइस बना सकते हैं। इसको बड़ा सुंदर नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस बाय व्हिच वी कैन डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। हम बना सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। आगे बात करते हैं कि चार्ज को हम मेजर किससे करेंगे, मेजरमेंट किससे करेंगे। तो याद रखना, चार्ज की जो अभी एसआई यूनिट बनाई गई है वह है कूलम। कूलम, इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं। यह क्या है? एसआई यूनिट है। क्या है?
SI यूनिट है किसकी? चार्ज की। चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम। इसको हम बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं, लेकिन लोग ज्यादा कूलम ही यूज करते हैं, कैपिटल C। कहीं बॉडी पर चार्ज दिखाना है तो +2 कूलम, -3 कूलम, इस तरह हम दिखाते हैं। और इसको चार्ज के लिए एक सिंबल बनाया गया है, Q, कैपिटल Q, स्मॉल q, यानी जैसे वेलोसिटी को V से लिखते हैं, फोर्स को F से लिखते हैं, ऐसे चार्ज को दोस्तों याद रखना, चार्ज को बोलते हैं Q या स्मॉल q। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है। ये हमने सारी बातें किसके लिए किया? इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टोरी से आज तक की बात जो है वह पूरी बातें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको मैंने समझा दिया। अब हम बात करेंगे इसके आगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उस टाइम पर लोगों ने बहुत सारी बातें किया, लेकिन सबसे पहले फैराडे सामने आए। फैराडे, उन्होंने बताया, एक सजेशन दिया कि चार्ज की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने देखा, लोगों ने भी और फैराडे ने ऑब्जर्व किया कि जो एटम बनता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक होता है पॉजिट्रॉन। उन्होंने देखा कि जो भी पार्टिकल है, एक होता है ग्लूऑन, एक होता है मेसॉन। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर E जितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर E जितना चार्ज होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस, पॉजिट्रॉन पर प्लस E जितना होता है। तो यहां पर ये चीज मिला कि ये जो बेसिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इस पर E जितना ही चार्ज है। यानी यह चीज समझ में आ गई कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल है उन पर चार्ज E जितना ही मिल रहा है, किसी पर प्लस किसी पर माइनस। तो फैराडे ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया इसको। एक्सपेरिमेंटली जो है सबसे पहले जो है बताया किसने? मिलिकन। किसने बताया? मिलिकन। मिलिकन अमेरिकन साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है ये। अमेरिकन साइंटिस्ट मिलिकन ने 1912 में 1912 सेंचुरी में बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल होंगे ना उन पर चार्ज E जितना ही होगा। तो इसके बेस पर एक डिफिनेशन दी गई। क्या दी गई? डिफिनेशन। आइए हम डिफिनेशन की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, every charge found in nature is always expressed in the integral multiple of a fundamental charge which is denoted by small e। this देखिए, every charge found in the nature is always expressed in the integral multiple of a fundamental charge which is denoted by E। यह एक सटीक डिफिनेशन है किसकी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, कि नेचर के अंदर जितने चार्ज होंगे उनको हम E के मल्टीपल में ही लिख सकते हैं, हमेशा E के मल्टीपल में ही लिख सकते हैं। यह हो गई बात किसकी? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब बात करते हैं कि E की जो वैल्यू बताई उन लोगों ने वह कितना बताया। तो 1.602192 1.602192 10⁻⁹ यह इतना कूलम
यह ई की वैल्यू बताई गई है। इस सबसे छोटा चार्ज यही है 1.60219 × 10⁻⁻19, बट हम बोलते क्या है 1.6 × 10⁻⁻19, इतना हम इसको जनरली लेके सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ई आया इसी के फॉर्म में सबको शो करना है, तो यहां से फॉर्मूला हो गया Q = यानी यह फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है कि किसी भी चार्ज के लिए Q = यानी बराबर सटीक बैठता है, या नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे ई उनका फंडामेंटल चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। यहां से दोस्तों ई को और नाम दिया गया, ई को नाम दिया गया प्राइमरी यूनिट। क्या नाम दिया गया? प्राइमरी यूनिट। द प्राइमरी यूनिट ऑफ चार्ज इज स्मॉल ई। स्मॉल ई हम ऐसा बोल सकते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज स्मॉल ई, यानी ई दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है। यह बात हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always constant। always constant यह हो गया स्टेटमेंट। हम इसको और आपको एक अलग ढंग से बता दे रहा हूं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम only those process occurred in which two anti-particle मतलब दोस्तों अपोजिट चार्ज टाइप के पार्टिकल, एंटी-पार्टिकल आर created or be destroyed in any isolated system. Only those processes occurred in which two antiparticles are created or be destroyed, यानी ऐसे ही दो पार्टिकल बनेंगे या नष्ट होंगे जो अपोजिट टाइप के चार्ज रखते होंगे। एक डिफिनेशन ये हो गई। दूसरी, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यह दो स्टेटमेंट होता है दोस्तों। अब इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं फोटोन का। मान लेते हैं कोई क्लोज बॉक्स हमने रखा है, बंद पेटी रखा हुआ है, इसके अंदर टोटल चार्ज पहले से क्या है 0 है। इसके अंदर एक गामा रेडिएशन एंटर कराते हैं। आपको पता है गामा रेडिएशन किससे बनता है? फोटोन से। किससे बनता है? फोटोन से। फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, कुछ चार्ज होता नहीं। जब वो अंदर आएगा तो दोस्तों ऐसा एक्सपेरिमेंट बताता है कि यहाँ पर वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। दो पार्टिकल में एक बनता है इलेक्ट्रॉन, एक बनता है पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अपोजिट टाइप के पार्टिकल हैं, एंटी पार्टिकल है। अगर ये दोनों को अगर टोटल चार्ज दिया जाए तो आंसर क्या मिलता है? 0। यहाँ पे टोटल चार्ज क्या मिलता है? 0। जब फोटोन अंदर नहीं आया था, एंटर नहीं किया था बॉक्स के अंदर, तो टोटल चार्ज क्या था? 0। एंटर करने के बाद बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज क्या है? 0। इसका मतलब बिफोर प्रोसेस टोटल चार्ज 0, आफ्टर प्रोसेस टोटल चार्ज 0। इट मीन्स क्या हुआ कि जो चार्ज है वो तो फिक्स है। कहने के लिए यहाँ पर दो पार्टिकल बन रहे हैं, लेकिन टोटल चार्ज क्या है? 0। 10 रुपए मैंने किसी को दिया, मेरे पिछली जेब में कोई लाके 10 रुपए डाल दे, फिर मैं 10 रुपए दूं, फिर कोई लाके डाल दे, तो पैसा तो मेरे पास फिक्स है ना 10 रुपए। कहने के लिए दान कर रहा हूँ, पैसा तो पैसे जा रहा है। तो
टोटल वैल्यू मेरे पास है, टोटल अमाउंट ऑफ जो रुपीज है मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, कंजर्व है, वो कम ज्यादा होने वाली नहीं है। सेम चीज यहाँ पे कि जो वैल्यू दिख रही है वो फिक्स है, पहले 0 बाद में 0, वो कम ज्यादा होने वाला नहीं है। तो ये एग्जाम्पल लेकर के गामा रे और फोटोन का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का आप लेकर के इसको समझा सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप किस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यह वीडियो मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज चार्ज मैंने पूरी तरह से समझा दिया। अब हम आगे बात करेंगे एक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना और जो भी लिंक दिखे उसको क्लिक करके एक बार आप ट्राई जरूर करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।